संपूर्ण बिहार के 10वीं के छात्र। अरे सुनील जी खाटी बिहारी आ गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आए गेले संपूर्ण बिहार के 10वीं के छात्र। ए रमेशबा दिनेशबा आए गीतिया आरतिया पहुंच 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 लाजवाब लेक्चर होतोगे। 80% नंबर तोहार के नईखे आबी तो हमरा फेर कही अहाँ का 80% ने नंबर है तो हमरा अहाँ कहब इफ यू वांट गेट दैट मोर देन 80% मार्क्स देन यू विल टेल मी द सुनील जी खाटी बिहारी। चलो भैया शुरुआत करता हूं और ये चैप्टर है आपका धातु और अधातु का भाग 2 विज्ञान विषय से। पहला भाग पूरा सुन लेना आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक उसको सुन लेना, दूसरा भाग में हाथ लगाना। आई चलो शुरुआत करता हूं। अन्य धातु में इसमें लवणों में विलयन के साथ, जैसे अन्य धातु का लवण का विलयन है, विलयन माने घोल, उस घोल में धातु कैसे क्रिया करता है इसके बारे में जानते हैं। तो किस तरह का रिएक्शन करता है तो इसमें सामान्य आप जान लीजिए क्रियाशील धातु अपना से जो कम क्रियाशील धातु है उसको विस्थापित कर देता है। तो जान गए सिद्धांत क्या है। तो क्रियाशील धातु जो ज्यादा क्रियाशील धातु है, जो ज्यादा एक्टिव है, अब एक्टिव नहीं समझ रहे हैं कि जे एक्टिव नहीं समझ रहे थे, जैसे कुछ लड़का होता है ना जो तुरंत लड़ लेता है, तुरंत गुस्सा जाता है, तुरंत बमक जाता है, तुरंत पैटर्न पैटी कर देता है, वैसे ही कुछ ऐसे भी आपका धातु हैं जो तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। तो वो कम रिएक्शन वाले क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे जो कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो देख रहे में में पता करे का तरीका है सक्रियता श्रेणी। आप सक्रियता श्रेणी को यदि आप जानेंगे तो उससे यह पता हो जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो सक्रियता श्रेणी, तो इस अब सक्रियता श्रेणी को हम तैयार कैसे किए। तो सक्रियता श्रेणी को तैयार किए विस्थापन का हम प्रक्रिया देख करके, जो कौन किसको विस्थापित कर देता है, ज्यादा सक्रिय होगा कम वाले को विस्थापित करेगा, उससे पता किए। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, लीड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और अंत में गोल्ड। आपने देखा कि आप सिल्वर कहते हैं चांदी, और सोना ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम। इसीलिए आप देखिएगा मुक्त अवस्था में सोना और चांदी रहता है। सोना और चांदी जल्दी खराब नहीं होगा। सोना पर यदि काला लगा हो, यदि काला जम गया तो इसका मान है कि आपका उसमें मिलावट ज्यादा है। और यदि थोड़ा बहुत काला भी लग गया आपके पसीना से तो उसको हल्का सा फ्रेश कर दीजिएगा, एकदम चमक जाएगा, शाइन कर जाएगा, चक चक करेगा। तो सोना देखिएगा जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, कम क्रियाशील है। लेकिन पोटेशियम, सोडियम बहुत क्रियाशील है। सोडियम को तो आप मुक्त अवस्था में रख भी नहीं सकते हैं। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील, यहां से यहां तक रखिए, सबसे अधिक क्रियाशील, ये मध्यम क्रियाशील, और एजी और एयू जिसको हम कहते हैं चांदी और सोना, ये अल्प क्रियाशील। वह अल्प क्रियाशील बहुत कम क्रियाशील है। अब देखते हैं कि कैसे रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने का एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल यहां देता हूं। जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक आपने देखा होगा कि 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होइएगा। तो 281 इसके पहले इसको ऑर्बिटल में कहते हैं कि पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका एक्स्ट्रा है। और इसमें आप आइए तो सोडियम क्या करता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में देखते हैं कि 287 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अब जान इसमें कि ये 17 है तो 287 पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन टप जाता है। इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो टप करके क्लोरीन के साथ मिल जाता है। क्लोरीन पर आपका ऋण चार्ज चलाया और सोडियम से जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो धन चार्ज चलाया। इसी में Na और Cl हमको बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ये तुरंत रिएक्शन कर जाता है। इसलिए कि एक को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाता है दोनों का और उसमें बॉन्ड बन जाता है। अब आयन वाले यौगिक का गुणधर्म हम जानना चाहते हैं कि जिसमें आयनिक फॉर्मेट है उसका गुणधर्म क्या है। गुणधर्म कहते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखिए, आयन वाले यौगिक का गुणधर्म आप देखेंगे तो आयन वाले यौगिक का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये थोड़ा सा डिफर करता है।
जैसे देखिए कि भौतिक प्रकृति इसकी है कि धन और ऋण आयन के बीच बॉन्डेज, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे देखिएगा लड़का और लड़की के बीच ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और लड़का लड़का के बीच, लड़का लड़का के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, ठुसुम ठुसुम होता है, मुक्का मुक्का होता है, लतम जुत्ता होता है। लेकिन लड़का लड़की के बीच इलू इलू भी होता है। लेकिन ये मत करना, बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान दे, रमेशवा हंस रहा, नस फाड़ देंगे। पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलो भैया यहाँ पर तो धन और ऋण में मजबूत आकर्षण होता है, और इस आकर्षण के कारण इसके अंदर आयनिक बॉन्ड ये ज्यादा सशक्त होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और दे बोथ हैव स्ट्रॉन्ग, इसमें कि हम कह सकते हैं कि फोर्स दैट इज अटैचिंग दीज टू, आपको जो अटैच करते हैं तो ये आपको यौगिक ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, और यदि इसको पीटिएगा तो ये भंगुर, ये चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उसमें समान रूप से उसको आप खींचिएगा इसमें, तो वो आपको ये रेसिस्ट करेगा, थोड़ा सा आपको प्रेशर देगा, और उस पर आप हथौड़ा चलाइएगा, चोट दीजिएगा, वो टूट जाएगा, और दाब डालने पर टूट जाता है, भंगुर हो जाता है, अर्थात कि हम कहते हैं कि जिसको टूट करके बिखर जाएगा। अब गलनांक और क्वथनांक चाहिए। गलनांक और क्वथनांक, जैसे कि हमने देखा कि आयनिक यौगिक इसके अंदर जो आपका बॉन्डेशन होगा, कि द बॉन्डेशन बिटवीन द आयनिक कह सकते हैं कंपाउंड, दे आर स्ट्रॉन्ग, ये आपका ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए उसको तोड़ने में तोड़ने में ज्यादा हमको ताप लगेगा, ज्यादा इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए गलनांक और क्वथनांक इसका दोनों भी आप देखिएगा ये ज्यादा होगा। तो ये दोनों ज्यादा होगा क्योंकि इसके फोर्स को विच्छेद करने में, हटाने में हमको ज्यादा मेहनत, श्रम और ताप देनी पड़ेगी। तो यही होगा, इसका कारण है कि मजबूत अंतर आयनिक बल, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स वी हैव टू गिव द मोर टेम्परेचर, हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं घुलनशीलता। तो विद्युत संयोजक तत्व है, इसमें एगो में प्लस एगो में माइनस मान लीजिए इसमें रहता है, वो अटैच रहता है। तो उस स्थिति में यदि उसको आप ठोस के रूप में रखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, या इसको हम कहते हैं कि घुलनशीलता। पहले आप देख लीजिए कि घुलनशीलता, तो घुलनशीलता में हम देखें क्या कि जल में घुलनशील होगा, इसकी हम कि क्या इसकी सॉल्यूशन एबिलिटी है, तो जल में घुलनशील होगा। लेकिन केरोसिन या पेट्रोल में दीजिएगा तो घुलनशील नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता में ठोस अवस्था में, चूंकि ठोस अवस्था में बॉन्ड फोर्स ये ज्यादा मजबूत रहता है, इसलिए उसमें आपको विद्युत चालक नहीं होगा, करंट नहीं पास करेगा। लेकिन यदि उसका जलीय घोल लीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो जाता है, और उस स्थिति में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो हम जान गए कि आयन वाले यौगिक यदि ठोस अवस्था में है तो उस स्थिति में करंट नहीं पास करेगा, और यदि द्रव की अवस्था में है, लिक्विड फॉर्मेट में है, तो उस स्थिति में करंट पास करेगा। अब यहां पर आते हैं धातु की प्राप्ति और निष्कर्षण। हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मेटल, कैसे हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, केना धातु के निकाले छिए, केना हम धातु के केना हम जे छै से जेना दूध में मलाई के नहीं निकाले छे, जैसे दूध में मलाई के भी हम लोग निकालते हैं, ठीक वैसे ही निष्कर्षण मीन्स एक्सट्रैक्शन, वी से इट एज एक्सट्रैक्शन। तो ध्यान रखिए खनिज, सबसे पहले ध्यान रखिए खनिज किसको कहते हैं। तो खनिज देखिए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के भूपर पट्टी मीन्स उसका जो ऊपर वाला लेयर या कुछ अंदर तक, उसमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक ये हमको मिलते हैं, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। तो खनिज देखिए, झारखंड खनिज के मामले में बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है, और उसमें प्रचुर मात्रा में झारखंड में मिलता है, लेकिन बिहार में थोड़ा कम मिलता है क्योंकि उधर की पठारी भूमि है, पहाड़ी भूमि है। और खनिज हम देखें, खनिज में देखिए अयस, इन इंग्लिश वी से इट एज ओर। तो ओर जो होता है अयस्क, तो कुछ स्थान पर जो खनिज मिलते हैं उसमें धातु काफी मात्रा में मिलता है, मीन्स उसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलता है उस धातु का जो आपको चाहिए, चाहे जो भी हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वही उसका अयस्क कहलाता है, क्योंकि उसमें हम कम खर्चा में निकाल सकते हैं।
तो कम खर्चा में निकाल सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। अब आता है कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल, धातु को केना निकाले छिए, कैसे धातु को हमनी के निकाला तारा एमे। अब देखिए धातु का निष्कर्षण, तो जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु होते हैं वो, तो सक्रियता श्रेणी में आपको पहले बतला दिया गया था, जो ऊपर आने वाले सक्रिय धातु नीचे आने वाले को उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेकिन यहां पर एक बात यह भी कहा गया था कि जो अल्प क्रियाशील धातु हैं वो आपको वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, एक बिल्कुल फ्री स्टेट में। और स्वतंत्र अवस्था में सोना, चांदी, प्लेट इसमें आपको मिलता है। तो सोना चांदी जो मिलता है ये कम क्रियाशील है, तो इसके सक्रियता श्रेणी में आप देखिएगा कि सोना चांदी या प्लेटिनम भी ले लीजिए, कुछ हद तक कॉपर भी ले सकते हैं, ये सब क्या है कि ऑक्साइड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ऑक्साइड फॉर्मेट में भी मिल गया तो हम उससे बस थोड़ा सा मेहनत करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, या इसको कह लीजिए कि जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, बहुत अधिक क्रियाशील है, इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। ये या तो आपको ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलेगा, या सल्फाइड के फॉर्मेट में मिलेगा, या कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसमें प्रायः देखिएगा जी धातु के ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी में हम जानते हैं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा उपलब्ध है पृथ्वी के ऊपर पट्टी में, और ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उससे आपको अटैच रहता है, इसलिए धातु को ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए इसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एक प्रक्रिया के तहत, तब हम उसको अलग करते हैं और तब हम मलाई निकालते हैं, धातु निकालते हैं। और AgAu तो जानते ही हैं, जब प्राकृतिक में मुक्त अवस्था मिलता है, लेकिन मिलता ही बहुत कम है। प्रकृति में बहुत ही मुक्त अवस्था, इसमें मुक्त अवस्था में ये रहता है, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन मिलता ही बहुत कम है। अब आइए अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण करने की हम कौन कौन सी प्रक्रिया लगाते हैं। तो कौन कौन सी प्रक्रिया लगाते हैं, तो सबसे पहले अयस्क लेते हैं। अयस्क का सांद्रण मीन्स कि अयस्क जो है उसको हम एक जगह ज्यादा मात्रा में उसको जुटाते हैं। अब अयस्क के सांद्रण में अयस्क का अभिक्रियाशील धातु है, तो जो ज्यादा इसमें ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, ये हम कहते हैं कि जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, तो उस स्थिति में उसको गलित धातु, उसको पहले हम लिक्विड में लाते हैं और उसका विघटन कर देते हैं। अब उसका विद्युत अपघटन कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग, और तब हम शुद्ध धातु को निकाल लेते हैं। तो हमने देखा अयस्क, इसके बाद अयस्क को क्या करते हैं, अयस्क लिए अयस्क को सांद्रण कर देते हैं कि अच्छा क्वालिटी का अयस्क एक जगह ले आते हैं। एक जगह लाने के बाद जो अधिक क्रियाशील है धातु, उसको हम अपघटित कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं और शुद्ध धातु निकाल लेते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु के बारे में क्या करते हैं, तो मध्यम क्रियाशील धातु जो मिडिल फेज का है, जैसे ये सब आप मिडिल फेज का है, तो इसके ही जनरली आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा या सल्फाइड अयस्क के रूप में होगा। तो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, या तो निस्थापन करते हैं या उसको भर्जन करते हैं। तो उसको सबसे पहले हम गर्म करते हैं और तब फिर उसको, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है, उसको फिर हम उसको ऑक्सीजन के साथ संयुक्त फॉर्म में लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर हो गया, आप देखिए कि जैसे मरकरी के साथ सल्फाइड हो, उसको क्या करेंगे, उसको पहले हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तब वो ऑक्साइड फॉर्मेट में चला जाएगा, फिर ऑक्साइड फॉर्मेट को गर्म कीजिएगा तो आपका शुद्ध मरकरी निकल जाएगा। तो उसको उस तरह से कहते हैं, पहला राउंड में गर्म करके उसको हम ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लाते हैं, अब फिर ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट को गर्म करके और तब हम उसको ले आते हैं। तो उसमें आपको या तो हम निस्थापन या भर्जन करके और तब हम धातु को ऑक्साइड के फॉर्म में ले आते हैं और फिर धातु को अपघटित करके और तब हम उसको शोधन कर लेते हैं। वैसे हम आपको निस्थापन और भर्जन के बारे में ठीक अगले वीडियो में बतला देंगे। अब यहां पर एक शब्द आता है, उसको कहते हैं गैंग। अब तोरा पता हो तो गैंग केकरा कहे छिए, तो गैंग कहते हैं कि
आपने सुना होगा, यू हैव लिस्टेड द गैंग। गैंग मीन्स होता है कि समूह, समूह जनरली। अब प्राय हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, जो गैंग बनाया है, गुंडा का गैंग बनाया है। ठीक वैसे ही आप अयस्क में मिट्टी और रेत मिला रहता है, उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। तो जितनी भी मिट्टी माने अयस्क के साथ जो अवांछकारी तत्व है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मिला हुआ है, ओकरा साथ है जुटा हुआ, उसको हटाना जरूरी है, तो उसी को गैंग कहते हैं। तो ठीक जैसे मान लीजिए कि उचक्का के साथ हो जाएगा तो कहेगा है ये अपना गैंग तैयार कर लिया। इसलिए अच्छी संगति में रहना चाहिए। अब धातु के निष्कर्षण के समय सबसे पहले उस गैंग को हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए अब गैंग को कैसे हटावेंगे, तो उसमें हम लोग को निर्भर करता है कि अयस्क कौन सा है और गैंग कौन सा है, इन दोनों की प्रकृति क्या है, इन दोनों की प्रवृत्ति क्या है, उसके अनुसार हम लोग उसमें प्रक्रिया लगाते हैं। जो अयस्क को गैंग से अलग कर देते हैं, मिट्टी रेत ये सब अलग कर देते हैं, घटिया चीजें हटा देते हैं। जब अयस्क आपको निकल जाता है, उसके बाद फिर हम अलग अलग विधि से उसका निष्कर्षण करते हैं और हम मूल रूप से धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण सबसे पहले आते हैं। कम सक्रिय, मध्यम सक्रिय और फिर अत्यधिक सक्रिय। इसके बारे में हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में, दूसरे वीडियो के भाग में हम कम सक्रिय धातु का कैसे निष्कर्षण करते ये जान लेते हैं। कम सक्रिय धातु के जनरली आपको ऑक्साइड हम फॉर्मेट लेते हैं, और ऑक्साइड फॉर्मेट को क्या करते हैं, ऑक्साइड ही उसका अयस्क होता है, इसको गर्म करते हैं और गर्म करने से हमको प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी होता है जो सल्फेट के फॉर्म में आता है। मान लीजिए कि वो सल्फेट के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देखिए यहां पर आपका मरकरी का सल्फेट फॉर्म है HgS, तो उसको क्या करते हैं कि इसको हम वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO बना लेते हैं, पहला राउंड गर्म करके। जब हमको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, तो उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, जैसे मान लीजिए ट्वाइस HgS है, इसका 2 अणु है, इसको हम ऑक्सीजन में गर्म किए तो हमको HgO बन गया। अब फिर इसको गर्म करेंगे, फिर दोबारा इसको तापन करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो हमको बन जाएगा Hg का 2 अणु और फिर O2 बन जाएगा। ये गैस होगा और ये लिक्विड होगा, ये आपका लिक्विड होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होइएगा। तो पुनः जरा मैं तेजी से पूछता हूं, रमेश बा तू है बोल, गैंग किसको कहते हैं? तो अयस्क के साथ मिला हुआ जितना भी मिट्टी और रेत होता है उसको गैंग कहते हैं। वाह 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 रमेश बा, तो 80% नंबर आवेगा। अर्तिया तू बोल जल्दी से कि सबसे अधिक क्रियाशील इसमें तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम है। वाह 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 अर्तिया, तोरो 80% नंबर हो। तो ठीक है, अब तू बोल गीतिया, सबसे कम क्रियाशील कौन है तत्व? तो सबसे कम क्रियाशील सोना है। बाहर गीतिया, तोरो 80% नंबर आएगा। गीता यू विल गेट 80% मार्क्स। और इस तरह से नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम दिस चैप्टर, और बहुत जल्दी मैं तीसरा चैप्टर भी, इसका तीसरा भाग, ये चैप्टर नहीं बल्कि ये वीडियो का ये भाग समाप्त कर रहा हूं, और बहुत जल्दी इसका तीसरा भाग, जो छोटा ही भाग होगा, उसको भी मैं बहुत अच्छा ढंग से प्रस्तुत करूंगा। और चाहे आप बिहार से कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, अरे भैया कहीं से भी, या भारत से कहीं से तैयारी कर रहे हो, either you are studying from the CBSE board, and please do listen the video, or once you will listen the video from the इसमें right from the top to the bottom, इसमें start to the end, you will definitely get more than 80% marks। अरे भाई आप कहिएगा सुनील बा अंग्रेजी बोलने लगा, पहला तो नहीं गया। इसी के साथ मैं आपको इजाजत ले रहा हूं। जय बिहार जय भारत। बहुत जल्दी आपको इसी के तीसरे भाग में धातु और अधातु के भाग में मिल रहा हूं। जय बिहार जय भारत।